स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र। गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला हम अभी ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। डायग्राम क्या है, डायग्राम पे लेकर बना लेते हैं अपन। ये आपकी एक सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, उत्तल लेंस की सरफेस है, जिसपे अपन एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मैं चलता हूँ, इसके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर रखा हुआ है आपके पास एक ऑब्जेक्ट O, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होती है स्फेरिकल सरफेस पर, गोलीय पृष्ठ पर। यहाँ जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो बनता है नॉर्मल, और नॉर्मल को हमने यहाँ बोला है पॉइंट C, और ये बन गया N। अब लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जा रही है, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो N1 है, और अंदर वाला जो है जिसका ग्लास बना हुआ है वो N2 है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, ये वाला मीडियम कैसा है आपका, रेयर मीडियम है, और ये वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम, जिसको अपन कहेंगे सघन माध्यम, विरल माध्यम। अर्थात लाइट जा रही है आपकी विरल से सघन में, तो क्या होता है उस समय लाइट आपकी कहाँ पहुँचती है, अविलंब के पास आती है, टुवार्ड्स टू नॉर्मल। तो लाइट इस तरीके से यहाँ पहुँचती है, और यहाँ एक इमेज बनती है, उस इमेज का नाम होता है आई। अब हम यहाँ से एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ये डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर ली है U माइनस, ये वाली डिस्टेंस R प्लस, इधर वाली प्लस में आएगी, और ये वाली मैंने एज्यूम की है डियर स्टूडेंट V। अब हमको एक लाइन बिल्कुल सीधे के लेनी है। ये आपकी लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, और यहाँ से बेंड होते हुए, रिफ्लेक्टेड होते हुए और यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ आपकी इमेज बनती है आई पर। ये जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसको देते हैं अपन पॉइंट को E। ओके, अब यहाँ पर अपन एक हल्का सा नॉर्मल क्रिएट करते हैं, और इस नॉर्मल को अपन बोल देते हैं P', और P और P' वेरी क्लोज है, तो अपन इसको पॉइंट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर P बोल सकते हैं। अब इसको लेने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। अब अपन एंगल क्रिएट करते हैं। ये वाला एंगल आपका अल्फा बनेगा, ये वाला एंगल बीटा बनेगा, और ये वाला एंगल बनेगा गामा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा मैं गामा को लंबा कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास जब लाइट रे इंसिडेंट होती है और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल बनता है आई, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है, एंगल होता है आई। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होता है आपके पास में आर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चलते हैं स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल कहता है N2/N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो एंगल है, जो साइन आई है, वो इक्वल टू हो जाएगा आई के, और साइन जो आर है वो लगभग इक्वल हो जाएगा आर के। दैट मीन्स आई को, साइन आई को आई बोल सकते हो, और साइन आर को आप आर बोल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, N2/N1 इक्वल टू आई अपॉन आर।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वेशन बनेगी आपकी n2r इक्वल टू n1i। इस इक्वेशन को दिमाग में रखना है क्योंकि अब हमें r की और i की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, और i और r की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं i और r की वैल्यू। ये देखें एक बार, ये आपका एक एंगल है i, एक एंगल r है, अल्फा है और ये बीटा है। जब इसको आप देखते हो तो ये देखें आप एक बार, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर है और ये है एक्सटीरियर एंगल। अंतःकोण और बहिष्कोण, दैट मीन्स यहाँ पर बनेगा हमारे पास में I इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, और तो I की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं R की वैल्यू की तरफ। तो ये R है, ये इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, दैट मीन्स R प्लस गामा इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा इस बीटा के। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो I और R की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ही हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, I और R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं n2, R की वैल्यू है हमारे पास में बीटा माइनस गामा इक्वल टू लगाया मैंने, n1 को एज इट इज रखेंगे, I1 की वैल्यू है एल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, n2 बीटा माइनस n2 गामा। यहाँ से लिखेंगे आप n1 एल्फा प्लस n1 बीटा। अब देखो, आपको यहाँ पर एल्फा और बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको tan की फॉर्म लेनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को नाम दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखते हैं आपके पास ये एल्फा है और ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो पी ओ बेस है, तो हम लिखते हैं tan एल्फा, और tan एल्फा को मैंने क्या बोला है एल्फा, बहुत छोटा एंगल है, तो tan एल्फा बनेगा ई पी अपॉन पी ओ। इसी तरह अपन tan बीटा लेते हैं, tan बीटा ये इक्वल हो जाएगा बीटा के, तो ये क्या बनेगा देखो, tan बीटा ये रहा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, परपेंडिकुलर बनेगा EP और बेस बनेगा PC। ये दोनों चीज क्लियर है। अब चलते हैं अपन tan गामा की तरफ। tan गामा लगभग इक्वल हो जाएगा गामा के, और ये बनेगा EP अपॉन PI, क्योंकि जब आप बीटा ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, जब गामा ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं कि एल्फा की वैल्यू कितनी है EP अपॉन PO, बीटा की वैल्यू कितनी है EP अपॉन PC, दैट मींस अब देखो लास्ट गामा की वैल्यू है EP अपॉन PI, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या पुटिंग द वैल्यू एल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब है एल्फा बीटा और गामा की तीनों की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट पुट कर देते हैं वैल्यू अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा कॉमा बीटा गामा इन इक्वेशन सेकंड। लिख सकते हैं समीकरण 2 में एल्फा कॉमा बीटा व गामा के मान रखने पर। अब जब इसके मान रखते हैं तब क्या होता है, देखो इस इक्वेशन देखो एक बार, यहां मान रखेंगे अपन, तो यहां पर क्या है L2, बीटा की वैल्यू कितनी है EP अपॉन PC, EP अपॉन PC, फिर लगाया मैंने माइनस L2, गामा की वैल्यू कितनी है EP अपॉन PI, EP अपॉन PI इक्वल टू लगा दिया, N1 की वैल्यू पुट करो, N1 है अपने पास HD, एल्फा की वैल्यू है EP अपॉन PO, EP अपॉन PO, फिर लगाएंगे आप प्लस, और N1
यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। बीटा की वैल्यू कितनी है, ई पी अपॉन पी सी, ई पी अपॉन पी सी। अब एक चीज़ देख रहे हो आप इसमें, ई पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अब ई पी को यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा एन टू अपॉन पी सी माइनस एन टू अपॉन पी आई इक्वल टू एन वन अपॉन पी ओ प्लस ई पी अपॉन पी सी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आएगा एन टू, पी सी की वैल्यू कितनी है, पी सी की वैल्यू कितनी है आर माइनस एन टू, पी आई की वैल्यू कितनी है, पी आई है हमारे पास वी इक्वल टू एन वन पी ओ माइनस यू है प्लस ई पी, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं एक बार यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि ई पी तो कॉमन आ गया। क्या बचा हमारे पास एन वन, एन वन पी सी कितना है, पी सी वापस कितना है आर। अब क्या करेंगे आप, इस n1 को इस वाली टर्म को उठा के इधर लेकर आएंगे और इस वाली को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ से n2 अपॉन आर, ये जब टर्म इधर आएगी पूरी तो ये हो जाएगी माइनस की n1 अपॉन आर इक्वल टू, ये अपने पास नहीं चेंज होगी, इसको उधर लेके जाओगे इक्वल टू होता तो प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगी n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। अब यहाँ पर देखा कॉमन क्या निकल रहा है, आर कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो क्या लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ये आपका फाइनल डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यही चाहिए था, हमको देखो यही हम निकाल लेते n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। आप चेक करने के लिए यहाँ देख सकते हो n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर।